Hi students, I am Abhilash Srivastava and welcome to our YouTube channel Future Zone Mathematics Classes. From this video we are going to start class 9th Mathematics. We will now start with irrational number chapter 1st class 9th. In this video, we study about the irrational numbers and properties of irrational number and representation of irrational number on number line. So students, let us start irrational numbers. Okay. So first we understand what is irrational number. Irrational number, a number whose decimal expression in non-terminating, non-repeating and non-recurring is called an irrational numbers. बच्चों, ऐसा नंबर जिस नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो ना तो टर्मिनेटिंग होगा, ना रिपीटिंग होगा और ना ही रिक्यूरिंग होगा, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे. एन इरेशनल नंबर्स दैट इज √2, √3, 2.01, 001, 001, ... and so on. That's our irrational numbers. Students, now we discuss about the two words non-terminating and recurring. Non-terminating and non-recurring are the two new words. So we understand first two new words, non-terminating and non-recurring. So first we understand about the terminating. So let us we study about the terminating. बच्चों, यहाँ पर हमने दो नए वर्ड पाए. एक तो हमने वर्ड पाया नॉन रिपीटिंग वाला और नॉन टर्मिनेटिंग वाला और दूसरा नॉन रिक्यूरिंग वाला. इन दोनों टर्म्स को हम वन बाय वन अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है. तो इनको समझने से पहले हमें टर्मिनेट भी जान लेना चाहिए. टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स a number which divides completely in decimal or whole number is called terminating decimals. That means any numbers divided by their denominator is completely or whole numbers is called terminating decimal. बच्चों, हम कह सकते हैं कि एक नंबर जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल. एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे 5/3. तो 3/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा. 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा. एक्सेट्रा मैनी आर एग्जाम्पल्स. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम सीखते हैं. जब हम इनके बारे में सीखेंगे तो अ नॉन टर्मिनेट अ नंबर विच कैन नॉट डिवाइड कंप्लीटली इन डेसिमल और होल नंबर. एक बार फिर से देख लेते हैं. अ नंबर विच कैन नॉट डिवाइड्स कंप्लीटली इन अ डेसिमल और होल नंबर, that is a process of division will never end is called non-terminating decimal. Example that 1/11 is equal to 0.909090909 and so on. बच्चों, ऐसे नंबर्स जिन नंबर्स को हम कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं डेसिमल में, या फिर यह हम कह दें कि जो हमारा डिवाइड करने का प्रोसेस है वो कभी खत्म नहीं होगा. वो डिवाइड करने का प्रोसेस हमारा क्या है?
प्रॉपर चलता रहेगा, जो डिवाइस करने का प्रोसेस हमारा प्रॉपर चलता रहेगा, तो वो नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, वो नंबर्स हमारे कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया, पक्का पक्का आ गया ना पूरा? ओके, जब ये आ गया तो हम बात करते हैं थर्ड टर्म की, रिक्वेरिंग डेसिमल। रिक्यूरिंग डेसिमल्स हमारे क्या होते हैं, अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी एक हमारे ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इन विच अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट्स, यानी एक डिजिट हो या फिर सेट ऑफ डिजिट्स हो, बहुत सारे डिजिट्स का क्या हो, सेट हो। तो हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कंटिन्यूली, यानी कंटिन्यूली रिपीट होते रहते हैं, इज कॉल्ड अ रिक्यूरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। यानी कोई भी हमारा नंबर जिसके जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, जिसकी डिजिट हैं या तो वो डिजिट रिपीट हो या सेट ऑफ डिजिट, यानी एक से अधिक डिजिट का जो सेट है वो प्रॉपर रिपीट होता रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअसली लगातार ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रिक्यूरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। एग्जाम्पल 4/9, 4/9 जब डिवाइड करेंगे तो 0.4, 0.444444 एंड सो ऑन, एंड 2/11 0.1818181818 एंड सो ऑन। ओके, पक्का पक्का आ गया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तो हम देखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हर नंबर्स के, हर चीज की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी इरेशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको हम 1 बाय 1 आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 1 प्रॉपर्टी बच्चों हमारी है वो ये है कि द सम ऑफ एन रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, यानी किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो जो उनका सम आएगा जो उनका सम आएगा बेटा वो क्या होगा, वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले लेते हैं, अगर हमने एग्जाम्पल लिया तो कह रहे हैं द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। 5 प्लस √3, 5 हमारा कैसा रेशनल है और √3 इरेशनल है। 6 प्लस √2, 2 प्लस √5, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर ही कहलाएंगे। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को अगर हम जोड़ दें तो जो रेशनल नंबर होगा वो भी हमारा इरेशनल ही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जस्ट लाइक दिस द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल, यानी किसी भी रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का अगर आप डिफरेंस करते हैं तो दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होगा, हमेशा इरेशनल आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर करते हैं कि डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो दोनों नंबर्स का अगर हमारा डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हमारा कैसा आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा। प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी किन्हीं भी दो नंबर्स का एक रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो, उनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या आता है, हमेशा इरेशनल ही आता है, उसको हमेशा हम इरेशनल ही कहते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है बेटे किसकी, कोशेंट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज
इरेशनल, यानी क्वोशिएंट जो हमारा होगा रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 7/√3, 5/√6, 9/√8 ETC। इस प्रकार से सारे हमारे ये होंगे। अब यहाँ पर ये कहने का मीन्स नहीं है कि जैसे हमने इरेशनल और रेशनल को देखा, अब मान के चले हम दोनों हमारे रेशनल हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें हमारी इरेशनल नंबर में भी फॉलो करें। इट मे बी रेशनल, इट नॉट मे बी इरेशनल, ये यानी कि ये रेशनल हो सकती हैं एंड इट मे बी इरेशनल, और ये इरेशनल भी हो सकती हैं। इनको हम इस प्रकार से देखेंगे। इनको देखने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, आइए चलिए, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं कि हमने 2 रेशनल नंबर ले लिए। एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया √5, 4 प्लस √5 ले लिया, ये हमारा कैसा है, इरेशनल है ना, इरेशनल। अब ये भी हम लोगों ने देखा, इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। और एक हमने ले लिया 4 माइनस √5 या 3 माइनस √5 हमने ले लिया, ये भी हमारा कैसा है, इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है तो अगर हम इनका सम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम करेंगे 4 प्लस √5 एंड 3 माइनस √5, तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 7। तो दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम दो नंबर का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो अगर हमने डिफरेंस निकालने की बात की, तो अगर हम दोनों नंबर का डिफरेंस करते हैं तो भी हमारी यही कंडीशन होगी। अगर आप यहाँ पर इसको ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस √5 माइनस 3, ओके, माइनस 3 और माइनस का √5, तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे, √5 से आपका क्या कैंसिल हो जाएगा बेटे, यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा बेटे, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि अगर हम दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी निकालते हैं तो भी इरेशनल नंबर होगा। इसी प्रकार से अगर हम इनका √4 प्लस √5 और क्या करें हम 4 माइनस √5, इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करने पर हम क्या पाएंगे, 4 स्क्वायर माइनस √, यहाँ पर आप जैसे लिखेंगे तो पहले 4 का इंटू करेंगे तो 4 स्क्वायर, या हम सीधे इंटू कर देते हैं, 4 4 जा 16, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 का इससे मल्टीपल होगा तो प्लस का 4 √5। अब क्या होगा, इस √5 का इससे होगा तो माइनस 4 √5 एंड √5 बिकम 5। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच करके आएगा, वो कितना आएगा बच्चों, वो हमारा रिमाइंडर आएगा 11। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 11 रिमेन बच रहा है, जो हमारा 11 बच रहा है वो ये हो गया। तो इसका मीन्स क्या हो गया, 11 हमारा कैसा है, 11 हमारा है रेशनल नंबर। तो दो नंबर्स का अगर हम दो इरेशनल नंबर का सम करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं या डिफरेंस करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इट मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, या तो ये रेशनल बनेगा या तो ये इरेशनल बनेगा। बच्चों बात आती है हमारी किसी भी इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। भाई नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम तो सीधे रेशनल नंबर को तो कर लेते थे आसानी से, 1 2 4 अभी तक करते चले आए, दिखा देते थे। डेसिमल में होता था तो हम दिखा लेते थे, फ्रैक्शन में होता था तो हम दिखा लेते थे। लेकिन अब हमारी बात आ रही किसकी, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में दिखाने की। तो इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में किस प्रकार दिखा देते हैं, चलिए इसके बारे में अब हम आगे सीखते हैं। चलिए बच्चों ले लेते हैं हम नंबर लोकेट करने के लिए कह रहा है, लोकेट √2 √3 √5 ऑन द नंबर लाइन। यानी हमें यहाँ लोकेट करना है √2 को,
√3 को और √5 को किस पे, नंबर लाइन में। चलिए तो इसको नंबर लाइन में लोकेट करने के लिए इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए बेटा पाइथागोरस थ्योरम। क्या मालूम होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। अभी तक बच्चों हम रेशनल नंबर को दिखाते आए थे, तो रेशनल नंबर को हम क्या लेते थे, जैसे यहाँ से ले लेते थे 1 0 1 2 3 4 5 6। अगर कोई रेशनल नंबर हमें दिखाना होता तो हम सीधे सीधे दिखा देते। तो उसने कहा लोकेट 3 को दिखाओ, तो 3 को आपने इस प्रकार से दिखा दिया। अगर आपने उससे कह दिया कि आप हमें 5/2 दिखाए नंबर लाइन पर, तो आपने सीधे सीधे ये ले लिया, ये हो गया कितना 4/2 और ये हमारा कितना हो गया 6/2। तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या आ गया 5/2, और इसको आपने ऐसे नंबर लाइन पर दिखा दिया। तो ये हम क्या करते थे, रेशनल नंबर्स को हम क्या करते थे नंबर लाइन में दिखा देते थे, क्योंकि इनको दिखाना आसान था, क्योंकि हम इनको अच्छे तरीके से मेजर कर सकते थे। इनको क्या कर सकते थे, हम मेजर कर सकते थे, मेजर करके इनको हम दिखा सकते थे स्केल के माध्यम से। लेकिन अब हमारे सामने बात आ रही है कि हमें इरेशनल नंबर √2 को अब मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं भाई। √2 को तो हम साधारण मेजर नहीं कर सकते, स्केल पर तो √2 को आप मेजर नहीं कर पाएंगे। स्केल पर √2 को मेजर करना आसान है, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक प्रोसेस का उपयोग करेंगे, उस प्रोसेस के माध्यम से। तो उसके लिए हमें रिमेम्बर होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा हमारे किस में लगती है, इस प्रकार के ट्राइंगल में लगती है। तो इसको हम बेस बोलते हैं, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, ये परपेंडिकुलर इसको हम बोलते हैं। और ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है ये हाइपोटेनियस होता है, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस तीनों चीजें हो गई। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बच्चों बस इसी चीज को हमें हमेशा अपने माइंड में बिठा के रखना है कि इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो इस प्रकार से हम आसानी से किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। तो उसको लोकेट करने के लिए आइए पहले हम नंबर लाइन खींच लेते हैं। हमने एक नंबर लाइन के लिए एक लाइन खींच ली, वहां पर हमने इस प्रकार से क्या किया, एक पॉइंट हमने जैसा कि यहाँ लिया था -1, और यहाँ पर हमने ले लिया 0, और यहाँ पर 1 यूनिट, और यहाँ पर आपका 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। इस प्रकार से आपकी नंबर लाइन ले ली हमने। ओके, अब नंबर लाइन लेने के लिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। तो 1 यूनिट अगर हमने यहाँ से लिया और 1 यूनिट यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है 1 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये भी आपने 1 यूनिट ले लिया। अब ये जो दोनों आपने 1 यूनिट ले लिए हैं, इसको हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर देते हैं अंदर साइड। ये 1 यूनिट आपने ले लिया है, अब ये दोनों 1 यूनिट हो गए। इसको हम क्या करें, टॉप से ऐसे मिला देते हैं। जब आपने इसको मिला दिया बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये दोनों 1 यूनिट है। इसका आप नाम रख सकते हो P, इसका नाम आपने रखा Q, और इसका नाम रख दिया आपने R। क्या रख दिया, R1 रख दिया। तब यहाँ पर हमारा ट्राइंगल PQR हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमें क्या करना है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस, दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR1 स्क्वायर। और अगर इस तरीके से आप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, PR1 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 होता है प्लस 1 होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। PR1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो PR1 इज इक्वल टू √2, यानी PR1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, √2 आ गई। देखिए ये वैल्यू आपके पास √2 आ गई ना बच्चों, √2 वैल्यू। √2 वैल्यू किसकी आ गई हमारी,
P और R1 की वैल्यू हमारी जो आई है वो है √2। अब इतनी वैल्यू जो हमारी √2 आ गई, यानी हमने मेजर करके निकाल ली, PR1 कितना है √2। तो कंपास से हम इतनी ही दूरी का क्या करते हैं, एक आर्क ले लेते हैं। क्यों, कंपास में आप जानते हो कि रेडियस हमारी कैसी होती है, इक्वल होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ से हम कंपास से इस तरीके से ले लेते, और कंपास से लेते हुए इस प्रकार से हम ऐसे यहाँ पर इस पॉइंट को ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ इस तरीके से ऐसे कट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट आया, जहाँ पर इस पॉइंट को इसने काटा है, वो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई है, इस पॉइंट तक डिस्टेंस आई, वो हमारी डिस्टेंस बच्चों √2 है, यहाँ तक आया। तो √2 निकालना आपको अच्छे से आ गया, पक्का पक्का समझ में आया। आगे देखते हैं। इसके बाद हमें फिर क्या करना, बात आ रही थी हमारी √3 को दिखाने की बात आ रही थी। तो √3 को जब हम दिखाएंगे, तो √3 को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक 90 डिग्री एंगल यहाँ पर, फिर से 1 यूनिट का हमने यहाँ पर 90 डिग्री एंगल का एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, और इस बार हमने इसका नाम रखा क्या, R2, और इसको हमने फिर से पहले के जैसे P से मिला लिया। अब यहाँ पर इसका भी आपने 1 यूनिट ले लिया। फिर से बच्चों हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो PR2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, PR1 स्क्वायर। अब PR1 हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, प्लस R1 R2 स्क्वायर, ये हमारा दूसरा हो गया बेटा। अब जब इस तरीके से हमारा हो गया, तो हम PR2 निकालेंगे, PR2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, PR1 स्क्वायर कितना था बच्चों, √2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ हम √2 का स्क्वायर नहीं रखते, PR1 यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। और यहाँ से देख लेते हैं, PR1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारा, 2 था। क्या था बच्चों, यहाँ पर 2 था हमारा, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, 2 + 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, PR2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ गया 3। तो PR2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3। तो ये जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई हमारी, √3 आ गई √3। जब ये √3 आ गई, तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, फिर से कंपास की हेल्प लेंगे, और कंपास की हेल्प से लेते हुए हम इस प्रकार से ऐसे इसको डॉटेड करते चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, √3 आ गया ना √3। अब √3 को हमने इस प्रकार से शो कर लिया। अब इस चीज को तो हमें शो करने की आ गई, दोनों चीजें हमने एक ही में शो कर दी। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो √4 को ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो √5 को भी निकाल सकते हैं। ये मेथड था आपको क्या करना, किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने का। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो छोटे छोटे डिवाइस थे, आपने इनको 1 यूनिट करके दिखा लिया। सर अगर बड़े बड़े डिवाइस आ जाए तो हम क्या करेंगे भाई, मान के चलो अगर आपसे कोई कह देता है √10 को नंबर लाइन में दिखाओ, √15 को नंबर लाइन में दिखाओ, √17 को नंबर लाइन में दिखाओ, तो यहाँ पर तो बच्चों क्या होगा, हम इतना करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर तो सर हम लोगों का क्या होगा, आप समझ सकते हो, धीमा ही हो जाएगा, सारा समय तो इसी सवाल में लग जाएगा, बाकी सवाल तो गए। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, इसके लिए आप दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं लोकेट करने के लिए। चलिए अब जैसा पाइथागोरस थ्योरम का तो यूज करना है, उसमें भी हमें यूज करना है। √5 को ले लिया, √5 को हमें दर्शाना हो गया, या जैसे हमें कोई बड़ा नंबर हो गया, अभी भी हमने बोला कि सर हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है 13 दिखाना है ना, तो हम 13 √13 दिखाना है। अब अगर इस मेथड से दिखाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको दिखाना हमारे लिए इम्पॉसिबल सा होने लगेगा भाई, इतने चक्कर काटेंगे, इतने बार 1 यूनिट लेंगे तो हो गई जय जय सीताराम, हो गई ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो
तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके रूट को, इस नंबर को हम देखेंगे कि इसके पास में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 को 4 और 1। क्या 4 का स्क्वायर रूट बच्चों निकाल सकते हो, 1 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। या हम यूं कहें कि ऐसे कौन से नंबर हैं कैसे कौन से 2 स्क्वायर हैं जिनको जोड़ करके इसका सम बना हुआ है। तो आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर जोड़ने से हमें क्या मिला, 5 मिला हुआ बच्चों। ठीक इसी प्रकार से हम 13 के लिए लेते हैं। जब हम 13 को लेंगे तो 13 के पास में कौन सा स्क्वायर आ रहा है, सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर 4 जाता है, उसके बाद हमारा क्या जा रहा है, 3 का स्क्वायर जा रहा है। तो क्या हो गया, 4 यहाँ पर क्या हो गया, 4 + 9 यानी कि ये तो √13 हो गया। तो क्या ये ऐसा हो सकता है, हाँ बेटे ऐसा हो सकता है। और इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर लाइन लेनी होगी। जब हम नंबर लाइन लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, 0 1 2 and 3 and 4। पहले हमें क्या करना है, हम √5 को शो करने जा रहे हैं। तो √5 को शो करने के लिए पहली बार में हमको 2 यूनिट ले लेना है बेस के रूप में, एज ए बेस, और 1 यूनिट ले लेना है एज ए परपेंडिकुलर। ले लिया बच्चों, और इसको 0 से ऐसे मीट कर दिया। जब इसको 0 से मीट कर दिया तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे, अब आप फिर से इसका नाम रख लें। इसका नाम रख लिया आपने P, इसका नाम रख लिया Q और इसका नाम रख लिया R। PQR रख लिया आपने। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो PR² = PQ² + QR²। जब इनका आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, PR² = 2² + 1², है ना। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो PR² = 5, तो PR = √5। तो ये √5 आ गया, तो √5 इसकी वैल्यू हो गई। अब आप फिर जानते हैं वही वाला प्रोसेस हमारा कि यहाँ से हमें कंपास को क्या करना है, कंपास के पॉइंट को यहाँ रख देना है और यहाँ से हमें इस प्रकार से ऐसे इसको मिला देना है। तो यहाँ पर जो हमारी लाइन आएगी, ये जो हमारा पॉइंट आया, ये पॉइंट यहाँ से लेकर के इस 0 से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस हमारी होगी वो √5 होगी। एनी डाउट स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना, पक्का आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस 2 ले लेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के बाद हम क्या पाएंगे, बेस स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको रूट लग जाएगा, तो हमारा √5 PR की वैल्यू होगी। उसके बाद आप कंपास से लेकर के इसको ऐसे इसमें मिला देंगे और जहाँ पर ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को काट देगी, जो 0 से लेके वहां तक की डिस्टेंस जो आपकी होगी वो √5 होगी। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा लेने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले हम 0 1 2 3 4 5। अब ये 5 लेंगे। जब हमने 5 लिया तो यहाँ पर कितना, 3 यूनिट एंड 2 यूनिट। तो 3 यूनिट हम यहाँ से ले लेंगे और 2 यूनिट हम ऊपर की ओर ले लेंगे। ये 2 ले लिया हमने और यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट ले लिया बच्चों, ये 3 यूनिट ले लिया और आपने इसको ऐसे इससे मिला दिया बेटा। अब जब ये मिल गया तो इसका नाम आप रख लेंगे A, B और C। इस प्रकार से नाम रख लिए आपने। जब ABC नाम रख लिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, AC² = क्या होगा यहाँ पर, AB² प्लस BC²। तो AB कितना है आपका, 3 का स्क्वायर प्लस 2², 3 3 जा 9 प्लस 4
is equal to 13, so AC square equal to 13, so AC equal to अंडर रूट 13। तो AC अंडर रूट 13 आ गया। फिर से आपको वही काम करना और आपको यहाँ से ऐसे देख लेना। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी, अंडर रूट 13 होगी। ये आपकी अंडर रूट 13 यहाँ तक की डिस्टेंस होगी बच्चों। तो आप समझ गए। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को, बड़े से बड़े को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए अब आपकी एक्सरसाइज ले लेते हैं, एक्सरसाइज 1.2। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी आपको ये बताना है कि जो आपके नंबर्स दिए गए हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है? जी हाँ, प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। क्योंकि हमने जब नंबर फैमिली की बात की थी तो हमने क्या किया था, नंबर फैमिली के 2 पार्ट थे, एक था रेशनल और दूसरा था इर्रेशनल। तो रियल नंबर से ही तो 2 पार्ट निकले थे, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो यानी रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का ही एक पार्ट है, उसका ही एक अंग है। तो ये हमारी बात एकदम सही है। सिंस द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर की डेफिनेशन लेते हैं तो डेफिनेशन में क्या है, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो ये तो कलेक्शन हो ही गया, सीधी सी बात है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज एन रेशनल नंबर। जहाँ पर एम हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि कोई भी लाइन को हम क्या कर सकते हैं, सिंस द नेगेटिव लाइन कैन नॉट बी, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी रिटन एज अंडर रूट। यानी नेगेटिव नंबर्स को आप अंडर रूट में नहीं निकाल सकते हैं। आप माइनस अंडर रूट 3 को तो लोकेट नहीं कर सकते हैं। और उसने क्या कहा था कि हमारा क्या है, एम इज रेशनल नंबर। तो हमारे नेगेटिव नंबर भी तो रेशनल होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एम अगर हमारा रेशनल है तो एम हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम मान लें कि एम इक्वल टू -3 है, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या इसको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भाई। अंडर रूट 3 को तो हम सीख चुके हैं प्रेजेंट करना, लेकिन क्या हम इसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, फॉल्स है। दूसरी बात हमारी आती है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है? देखिए भैया, क्या कहा था अभी हमने आपसे कि रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला करके रियल नंबर बनाए। तो जो इरेशनल नंबर है उसमें रेशनल नंबर तो है ही नहीं, तो फिर ये रियल नंबर कहाँ से हो जाएगा? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो क्या इरेशनल होगा? इफ नॉट, यदि नहीं होगा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। ये आपको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल positive integers
आर नॉट इरेशनल, यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो रेशनल नहीं होता है। एग्जाम्पल √4, √9, √16, √25 etc. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम √4 को ही ले लें तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, जो कि हमारा क्या है, जो कि एक हमारा रेशनल नंबर है। कैसा है? रेशनल नंबर। सो द स्टेटमेंट आर रॉन्ग। सो द स्टेटमेंट आर कैसा है बेटे? रॉन्ग है। स्टेटमेंट हमारा कैसा दिया गया है? गलत दिया गया है, रॉन्ग दे रखा है आपको, गलत स्टेटमेंट दिया है। आगे बढ़ो। ओके, आई होप today you understood your all problems. If you have any problems, then you comment and ask me the questions.